अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर नंबर 15 करेंगे। लेक्चर नंबर 15 में हम क्या पढ़ेंगे? बॉक्स मॉडल ऑफ एलिमेंट पढ़ेंगे। एलिमेंट का बॉक्स मॉडल क्या होता है और इस बॉक्स मॉडल के ज़रिए बेसिकली हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ समझनी है। अब इसके ज़रिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो समझ सकते हैं। एक मार्जिन होता है, पैडिंग होता है, बॉर्डर होता है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम समझ लेते हैं आज, और उसके बाद हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे ये प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए। तो कौन सा प्रोजेक्ट है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। इस तरह का एक वॉल होगा, वॉल के ऊपर हम कुछ तस्वीरें लगाएंगे कुछ प्रॉपर्टीज़ यही वाली यूज़ करते हुए। तो ये हम बनाएंगे टेबल के अंदर। उसके बाद फिर आप लोगों को मिलेगी एक छोटी सी असाइनमेंट। तो अभी हम चलते हैं VS कोड के अंदर और हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो VS कोड में मैंने एक फ़ाइल ओपन करके रखी हुई है। तो बॉडी के अंदर मैं एक हेडिंग 1 का एलिमेंट यूज़ कर लेता हूँ और उसके अंदर मैं लिख लेता हूँ हेलो, और सेव करके चेक कर लेते हैं। अपने वेब पेज को ओपन कर लेते हैं और इस तरह से कुछ दिखेगा। एक और एलिमेंट मैं यहाँ पे बना देता हूँ। जो भी आप लोग एलिमेंट बनाते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, उसमें वो एलिमेंट जो है वो एक बॉक्स के फॉर्म में आ रहा होता है। अब वो किस तरह आता है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पैराग्राफ वेलकम टू द चैनल और सेव करके आ जाते हैं यहाँ पे। तो देखें अब दो चीज़ें, दो एलिमेंट्स आ गई हैं। इस तरह कई एलिमेंट्स होते हैं। तो जो भी एलिमेंट होता है वो एक बॉक्स के फॉर्म में आ जाता है। अब उसको समझने के लिए सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा इंस्पेक्ट के अंदर। अब मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि इंस्पेक्ट में हम लोग HTML के एलिमेंट्स भी देख सकते, HTML भी देख सकते हैं और CSS भी देख सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ऊपर आप लोगों को ये सारे एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, एलिमेंट्स दिख रहे हैं। उसके नीचे आप लोगों को एक और विंडो दिखेगी जिसमें स्टाइल, कंप्यूटेड लेआउट वगैरह हैं। तो स्टाइल में आप लोगों ने आ जाना है। जैसे ही आप लोग स्टाइल पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद आप लोगों ने जो कोई भी एक एलिमेंट सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बॉडी के एलिमेंट को मैंने ओपन कर लिया। बॉडी के अंदर H1 का एलिमेंट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस एलिमेंट पे मैं जैसे ही आता हूँ तो लेफ़्ट साइड पे आप देखें जो हेलो लिखा हुआ है हाईलाइट हो चुका है। देखें इसको आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है एलिमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आप लोग नीचे स्टाइल की टैब में देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ नज़र आएंगी। ये देखें, ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट की हैं। अब ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं? हमने तो कोई CSS अप्लाई नहीं करी। तो ये वो है जो बाय डिफ़ॉल्ट खुद से जो है वो ब्राउज़र, जब भी आप जो भी HTML बनाते हैं तो वह बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं उनको। देखें जब हम हेडिंग बनाते हैं तो वो बोल्ड क्यों हो रहा है, उसकी साइज़ बड़ी क्यों हो रही है जबकि पैराग्राफ की छोटी है। तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ये सेटिंग रखी होती है जो कि यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इस वक्त देख सकते हैं। अब ये प्रॉपर्टीज़ अगर अभी आपको समझ नहीं आ रही तो आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएंगी, हम समझेंगे इनको आहिस्ता आहिस्ता। और उनके नीचे आप लोग अगर देखेंगे तो एक बॉक्स मिलेगा आप लोगों को, बॉक्स टाइप आप लोगों को नज़र आएगा। इसको हम कहते हैं बॉक्स ऑफ द एलिमेंट, आप लोग इसको कह सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर H1 एलिमेंट सेलेक्ट किया हुआ है तो उसका बॉक्स आप लोगों को नीचे इस तरह से दिखेगा। अब ये बॉक्स हमें क्या बताता है इसको मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैग्नीफायर ओपन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो देखें इसको मैंने जूम किया है, ये इस तरह से बॉक्स दिखेगा आप लोगों को। सबसे अंदर एक बॉक्स है जो कि ब्लू कलर का है, उसके बाहर एक बॉक्स है जिसके अंदर पैडिंग लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक और बॉक्स है जिसके ऊपर बॉर्डर लिखा हुआ है, उसके ऊपर एक और लास्ट वाला बॉक्स है जिसके अंदर मार्जिन लिखा हुआ है। अब ये मार्जिन, बॉर्डर, पैडिंग ये सारी जो हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं इस एलिमेंट की, CSS की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको मैं अभी फ़िलहाल जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर देख लेते हैं। अब देखें बॉक्स के अंदर मैं जैसे ही जाऊँगा, मैं अगर सेंटर पे चला जाऊँ तो आप लोगों को लेफ़्ट पे ये हेलो जो है वो हाईलाइट होता हुआ नज़र आ रहा होगा। उसके बाद जब मैं पैडिंग पे आ रहा हूँ तो कुछ भी नहीं दिख रहा, बॉर्डर पे आ रहा हूँ कुछ भी नहीं दिख रहा लेफ़्ट पे, और जब मार्जिन पे आ रहा हूँ तो लेफ़्ट पे देखिएगा एक ब्राउन कलर का हाईलाइट नज़र आ रहा है हेलो के ऊपर और हेलो के नीचे। अब ये क्या है? ये बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन है। जो जब भी आप हेडिंग का एलिमेंट यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट कुछ मार्जिन जो है वो अप्लाई हो जाती है खुद से। तो समझने की बात यह है कि जो भी आप लोग एलिमेंट लगाते हैं वो एक बॉक्स के शेप में आ रहा होता है। अगर मैं यहाँ से सिलेक्टर को पिक कर लूँ और पैराग्राफ के ऊपर ले जाऊँ तो ये देखें ये एक बॉक्स, मतलब एक रेक्टेंगल बन रहा है। इसके ऊपर रखूँगा तो ये भी एक रेक्टेंगल ही बन रहा है, एक बॉक्स ही बन रहा है। अगर मैं बाहर रख लूँगा तो बॉडी के ऊपर जब मैं रखूँगा तो बॉडी भी एक बॉक्स के सूरत में ही आती है, रेक्टेंगल के सूरत में ही आती है। जो भी आप एलिमेंट लगाएंगे वो बॉक्स के सूरत में, बॉक्स के मॉडल में ही आता है वेब पेज के ऊपर। चाहे वो इमेज हो, चाहे वो एंकर टैग हो, चाहे वो अनऑर्डर्ड लिस्ट के टैग्स हों या ऑर्डर लिस्ट के टैग्स हों, जो भी हों वो सारे बॉक्स के मॉडल में आते हैं। अब होता क्या है, इस तरह से वो चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर नज़र नहीं आ रही होती। देखें मैंने सिलेक्टर यहाँ से हटा दिया है तो आप देखें यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ टेक्स्ट ही नज़र आ रहा है ना, आप लोगों को बॉक्स तो नज़र नहीं आ रहा।
वो भी नज़र आ सकता है, लेकिन वो तब आएगा जब मैं इस पर बॉर्डर लगाऊंगा। तो VS कोड के अंदर अगर मैं आकर यहाँ पर CSS यूज़ करूँ, अब CSS कैसे लगाते हैं, हम स्टाइल का टैग लगाते हैं यहाँ पर। उसके अंदर मैं H1 का सिलेक्टर यूज़ कर लेता हूँ, एलिमेंट सिलेक्टर, और उसके अंदर मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ बॉर्डर। इसको मैं 4 पिक्सल या 10 पिक्सल कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। 10 पिक्सल कर लिया, उसके बाद इसको मैंने कर लेता हूँ सॉलिड के बाद इसको कर लेते हैं ब्लैक और सेव कर लेते हैं। और वेब पेज के ऊपर आते हैं तो ये देखिए, ये अब हमें नज़र आ रहा है कि ये हेलो जो है, हेलो का बॉक्स कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है। तो इसी तरह से पैराग्राफ के अंदर अगर आप लोग यही चीज़ें लगाएंगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को एक बॉक्स ही दिखेगा, बॉक्स की सूरत में, यहाँ पर रेक्टेंगल की सूरत में आप लोग कह सकते हैं कि नज़र आएगा। तो यही प्रॉपर्टी मैं कॉपी करके और पैराग्राफ के अंदर लगा दूँ तो देखें पैराग्राफ भी अभी रेक्टेंगल बन चुका है। तो इस तरह से ये आप लोग कह सकते हैं कि ये एक बॉक्स है, यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक जाता है। इसकी विड्थ आप लोग खुद डिसाइड कर सकते हैं, हाइट खुद बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं इसकी विड्थ रख लेता हूँ 200 पिक्सल, और इसी तरह से हाइट इसकी रख लेता हूँ 200 पिक्सल। अब हाइट और विड्थ सेम हो गई तो ये एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा। तो ये देखें, ये इस तरह से नज़र आएगा। इसी तरह से आप लोग पैराग्राफ को भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये दोनों चीज़ें कॉपी पेस्ट कर लूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ तो देखें। अच्छा, इनका अगर मैं बॉर्डर का कलर चेंज कर लूँ ताकि हमें थोड़ा डिफरेंस नज़र आए, और यहाँ पर मैं इनका बैकग्राउंड भी लगा दूँ। इसका मैं कर लेता हूँ येलो, और नीचे में पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड है इसका मैं कर लेता हूँ ग्रीन। तो देखिए इस तरह से कुछ जो है वो दिखेगा आप लोगों को, दोनों में फ़र्क। तो इसको मैं थोड़ा लाइट कर लेता हूँ ताकि अंदर जो टेक्स्ट है वो भी नज़र आए हमें। तो अब आते हैं हम इस बॉक्स मॉडल के अंदर और देखते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ये बॉक्स मॉडल हमें दिखाता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमने जिस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करना है, देखना है, उसको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब वो मैं चाहता हूँ कि इस एलिमेंट को मैं इंस्पेक्ट करूँ, ऊपर वाले को H1 को। तो उसके लिए बॉडी के टैग के अंदर बॉडी को ओपन करूँगा और उसके अंदर मैंने H1 का टैग लगाया हुआ है तो वो यहीं पर होगा। तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर लूँगा, सिलेक्ट कर लूँगा और नीचे आ जाऊँगा। तो ये देखें, ये इस वक्त जो है ये बॉक्स जो आप लोगों को दिख रहा है ये H1 का बॉक्स दिख रहा है। अब इसको मैं मैग्नीफायर से जूम कर लेता हूँ और अभी जूम करके देख लेते हैं। तो ये जो सेंटर पे आप लोगों को 200 बाई 200 नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये जो दो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू विड्थ को शो कर रहा होता है पहले वाला, और एक्स के बाद यानी मल्टीप्लिकेशन के साइन के बाद जो वैल्यू होता है वो होता है हाइट का वैल्यू। अब देखें, अब ये दोनों वैल्यूज़ हमने खुद से असाइन किए हैं। अगर आप लोग VS कोड के अंदर आकर देखें तो यहाँ पर आप लोग देखें, ये 200 विड्थ हमने दी थी और ये भी 200 विड्थ हमने दी थी H1 की। तो ये देखें, ये कहाँ पर आप लोगों को शो हो रही है, ये सेंटर पे शो हो रही है इस तरह से। तो विड्थ और हाइट के बॉक्स के बाद आप लोगों को दिखेगा पैडिंग का बॉक्स। अब पैडिंग के बॉक्स में क्या क्या आता है आप लोग देखें, यहाँ पर माइनस, डैश डैश डैश, चारों तरफ, ऊपर भी, राइट भी, नीचे भी और लेफ़्ट भी डैश डैश है। अब डैश का क्या मतलब है? डैश का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो है। इसकी वैल्यू हमने अभी तक असाइन नहीं की हुई है तो इसकी वैल्यू जो है वो ज़ीरो है। तो इसको अगर मैं जूम आउट कर लूँ तो अब अगर मैं पैडिंग के ऊपर आ जाऊँ तो देखें आप लेफ़्ट साइड पे आप लोगों को कोई भी चीज़ हाईलाइट होती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन जब मैं बीच में आ रहा हूँ तो देखें हेलो का जो कंटेंट लिखा हुआ है वो हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद पैडिंग है, पैडिंग के बाद बॉर्डर पे मैं जैसे ही कर्सर लेके जा रहा हूँ तो आप लोग अगर गौर करें लेफ़्ट साइड पे हेलो जहाँ लिखा हुआ है उसका जो बॉर्डर हमने ब्लैक दिया हुआ था वो हाईलाइट हो रहा है। देखिए मैं अगर कर्सर हटा रहा हूँ तो ब्लैक हो रहा है, अब कर्सर लेके आ रहा हूँ तो ब्राउनिश कलर से हाईलाइट हो रहा है ये। तो ये इसको शो करता है इसके बॉर्डर को। अब इसको जूम करके देख लेते हैं तो अब देखें बॉर्डर का वैल्यू यहाँ पर 9.33 क्यों शो हो रहा है जबकि हमने 10 पिक्सल दिया हुआ है। तो ये इसलिए शो होता है क्योंकि कहीं से कॉर्नर से कुछ लाइन्स आती हैं, कुछ जो है वो ओवरलैपिंग हो रही है, तो इस वजह से ये वैल्यू जो है ये कम दिखा रहा है। लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली यूँ समझ लें कि 10 पिक्सल ही है। तो ये वही वैल्यू है जो हमने दिया हुआ है। तो हमने क्योंकि 10 पिक्सल दिया हुआ है तो चारों तरफ से ये आप लोगों को ये सेम ही वैल्यू दिखेगा बॉर्डर का। तो उसके बाद आ जाता है मार्जिन का बॉक्स। तो इसको जूम आउट कर लेते हैं और जैसे ही मैं मार्जिन के बॉक्स में अपना कर्सर लेकर जाऊंगा तो आप लेफ़्ट पे नोट कीजिएगा जहाँ पर हेलो लिखा हुआ है वहाँ से कुछ हाईलाइट होगा, पोर्शन, कुछ एरिया हाईलाइट होगा। इसको अगर मैं जूम कर लूँ यहाँ पर, अब आ जाते हैं यहाँ पर मार्जिन पे तो देखें हेलो के ऊपर और नीचे, बॉर्डर के ऊपर और नीचे कुछ हाईलाइट हो रहा है। तो देखें बॉर्डर के बाद जो पोर्शन आता है, स्पेस आता है, वो आता है मार्जिन का पोर्शन। तो अब अगर आप राइट पे देखें, मार्जिन का वैल्यू देखें तो ऊपर भी 21.44 है, नीचे भी 21.44 है, जबकि राइट पे डैश है,
मतलब राइट पे 0 है और लेफ़्ट पे भी 0 है। तो अब ये जो वैल्यू है 21.44, ये वैल्यू जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, जबकि हमने ये वैल्यू दिया ही नहीं है। तो ये देखें, जैसे ये इसका टेक्स्ट का जो बोल्ड हो रहा है और इसके साइज़ जैसे बाय डिफ़ॉल्ट आती है H1 की, तो हर एलिमेंट को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं, यानी खुद से आ जाती हैं, जो कि वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं वो खुद से इसको असाइन कर लेता है बाय डिफ़ॉल्ट। तो आप लोग इनको 0 भी कर सकते हैं। अब इनको वैल्यूज़ किस तरह देते हैं वो हम अभी आगे चल के देखेंगे। तो देखें, एक चीज़ आपने नोट की या नहीं, ये बॉर्डर की वैल्यू ऑब्टेन हो चुकी है। तो देखें, जूम आउट जूम इन करने से ये थोड़ा लाइनें आगे पीछे हो जाती हैं, तो वैल्यूज़ जो है वो खुद से एडजस्ट हो जाती हैं। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बॉक्स समझ आ गया होगा। अब बॉक्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सेंटर वाली प्रॉपर्टीज़ तो आप लोगों को समझ आ गई होंगी, ये विड्थ और हाइट को शो करती हैं। उसके बाद जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ हैं हम वो 1 बाय 1 समझ लेते हैं कि उनमें हम किस तरह वैल्यूज़ देते हैं, किस तरह वो चीज़ें वो वैल्यूज़ जो है वो प्रॉपर्टीज़ अप्लाई करते हैं CSS में। तो उसके लिए मैं आ जाता हूँ VS कोड में, और यहाँ पर मैं अगर मार्जिन की प्रॉपर्टी लगा दूँ, मार्जिन लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं 100 पिक्सल फॉर सपोज़ मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ। तो अब वेब पेज के ऊपर आकर देख लेते हैं। तो देखें, अब ये राइट पे आ चुका है, ऊपर से नीचे आ चुका है, और लेफ़्ट से ये राइट पे आ चुका है। इसको अगर 100% जूम पे रखूँ मैं, तो देखें ये आगे पीछे इतना क्यों हो गया, प्लेस इसने क्यों अपनी चेंज कर ली, क्योंकि हमने मार्जिन लगा दिया। तो अब अगर आप बॉक्स के ऊपर आकर देखें, इसको मैं जूम कर लेता हूँ, तो देखें मार्जिन का वैल्यू जो है वो चारों तरफ से अब 100 शो हो रहा है। अब ये चारों वैल्यूज़ अलग अलग भी आप लोग सेट कर सकते हैं। अब देखें, VS कोड के अंदर जाते हैं, इसको मैं जूम आउट कर लेता हूँ और VS कोड के अंदर आ जाते हैं। तो देखें, एक तरीका तो ये होता है, आप लोगों ने मार्जिन लिखना है, उसके बाद वैल्यू देना है, कॉलन देना है, कॉलन के बाद वैल्यू देना है। तो अगर एक वैल्यू आप देंगे मार्जिन लिख के, तो चारों तरफ वो अप्लाई हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी भी एक साइड वैल्यू देना, तो इसको आप लोग हटा देंगे और आप मार्जिन लिखेंगे। मार्जिन के बाद देखें, अगर VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो सजेशन में भी आ जाएंगी 4 वैल्यूज़ आप दे सकते हैं। टॉप की भी दे सकते हैं, बॉटम की, लेफ़्ट की, राइट की, आप अलग अलग दे सकते हैं। तो इस तरह फॉर सपोज़ मैं टॉप लिख लेता हूँ, टॉप में सिर्फ मैं 100 पिक्सल रख लेता हूँ और सेव कर लेता हूँ। तो देखिएगा, आप सिर्फ टॉप से डिस्टेंस आएगा, ये मार्जिन आएगा, लेफ़्ट से जो है वो बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, जबकि टॉप से 100 पिक्सल आ रहा है। इसी तरह अगर बॉक्स मॉडल में देखेंगे आप लोग, तो देखें टॉप से 100 आ रहा है। अब नीचे से 21.44 क्यों आ रहा है, हमने तो नहीं दिया। तो भाई ये वही है जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था पहले। अगर आप लोग इसको ज़ीरो करना चाहें तो आप लोग ज़ीरो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आकर इसको मार्जिन जो बॉटम है, अगर यहाँ पर मैं कर दूँ 0, मार्जिन बॉटम का वैल्यू मैं यहाँ पे 0 पिक्सल करके सेव कर लूँ, और अब हम यहाँ पर आकर देख लेते हैं। तो ये हमारा बॉक्स मॉडल है। तो अब देखें, आप सिर्फ ऊपर से 100 नज़र आ रहा है, राइट से डैश है, लेफ़्ट से भी डैश है, और बॉटम से भी डैश है, यानी 0 0 हो गया बाकी। तो ये दो तरीके थे। एक तरीका ये था कि आप सिर्फ मार्जिन लिख के एक वैल्यू देंगे तो चारों साइडों में अप्लाई हो जाएगा वही चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट, या फिर अलग अलग आप लोग मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, मार्जिन लेफ़्ट, मार्जिन राइट, इस तरह से आप लोग मेंशन करके दे सकते हैं। या फिर एक और तीसरा तरीका कौन सा होता है, वो ये होता है कि आप लोगों ने सिर्फ मार्जिन लिखना है, जिस तरह हमने पहले लिखा था। मार्जिन लिखेंगे, उसके बाद आप लोगों ने चारों वैल्यूज़ यहाँ पर एक साथ ही लिखनी है। जैसे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 100 पिक्सल, उसके बाद स्पेस देना है, उसके बाद दूसरा वैल्यू लिखेंगे 50 पिक्सल, उसके बाद अगेन स्पेस, फिर 10 पिक्सल अगेन, उसके बाद चौथा वैल्यू लिखेंगे 5 पिक्सल और सेमी कॉलन लगा लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि जो पहला वैल्यू होगा वो हमेशा टॉप का होता है, सेकंड वैल्यू राइट का होता है, और जो थर्ड वैल्यू होता है वो होता है बॉटम का, और फोर्थ वैल्यू होता है लेफ़्ट का। इसको सेव करके चेक भी कर लेते हैं। तो अब देखें, मार्जिन जो है वो अप्लाई हो चुका है इस वक्त। ये आपको बॉक्स मॉडल से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं जूम कर लेता हूँ। तो अब देखें, ऊपर से 100 है, राइट से 50 है, नीचे से 10 है, और लेफ़्ट से जो है वो 5 है। तो यहाँ पे एक और चीज़ समझ लें, जो हम वैल्यू असाइन करते हैं वो क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। जैसे अगर आप फॉर सपोज, जैसे बॉक्स आपके सामने है, अगर आप लोग यहाँ पे सपोज़ करें कि आपके सामने घड़ी है, तो वो घड़ी की सुइयाँ कैसे मूव करती हैं, इस तरह जैसे मैं कर्सर मूव कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में मूव करती हैं, यूँ घूमती हैं, क्लॉकवाइज जो है वो सर्कुलर रिवॉल्व करती हैं इस तरह से। तो हमेशा हम जो वैल्यू देते हैं वो क्लॉकवाइज चल रहे होते हैं। पहला वैल्यू टॉप का होता है, सेकंड राइट का होता है, उसके बाद थर्ड जो है वो बॉटम का होता है, और जो है फोर्थ जो है वो लास्ट वाला वो लेफ़्ट का होता है। अब इसी तरह से जैसे मैंने मार्जिन की आपको वैल्यूज़ देना सिखाई है, यही सेम तरीके जो है वो पैडिंग में भी आते हैं। इसी तरीके से आप लोग पैडिंग की वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। अब जैसे पहला तरीका हमने दिया था, पैडिंग सिर्फ लिखेंगे, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 50 पिक्सल लिख के सेव कर लेता हूँ।
अब मैंने एक ही वैल्यू दी है, पैडिंग लिखी है, तो इससे क्या होगा, बाय डिफ़ॉल्ट चारों साइडों से ये वैल्यू आ जाएगा। अब पैडिंग होता क्या है सबसे पहले तो ये समझ लें। अब देखें बीच में मैं यहाँ पर कर्सर रख रहा हूँ, तो ये देखें हेलो का जो कंटेंट है वो हाईलाइट हो रहा है। अब पैडिंग के बॉक्स के ऊपर आ रहा हूँ तो आप देखें हेलो के कंटेंट के बाद ये हाईलाइट हो रहा है। हेलो के कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो स्पेस आ गया है अभी, इसके ऊपर ये जो है वो हाईलाइट कर रहा है। तो पैडिंग होता है बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम कहते हैं पैडिंग। इसी तरह बॉक्स मॉडल में आप जूम करके देखेंगे तो देखें पहले बीच में जो कंटेंट का बॉक्स आ रहा है जहाँ पे 200 बाई 200 लिखा हुआ है, यहीं पे हमारा हेलो लिखा हुआ है। तो उसके बाद जो बॉर्डर आ रहा है, बॉर्डर के बीच में एक और बॉक्स है पैडिंग का। तो बॉर्डर और कंटेंट के बीच में जो आता है पैडिंग, उसको हम कहते हैं पैडिंग। अब देखें हमने एक ही वैल्यू दिया था 50, तो चारों तरफ से बाय डिफ़ॉल्ट वही आ गया। तो इसी तरह से जैसे हमने मार्जिन लगाया था, मार्जिन के तरीके से ही आप लोग इस तरह से वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। फॉर सपोज़ मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ पर चारों वैल्यूज़ को, तो क्या होगा, वैसे ही क्लॉक वाइज जो है ये टॉप पे अप्लाई हो जाएगा, ये राइट पे हो जाएगा, ये बॉटम पे हो जाएगा, ये लेफ़्ट पे हो जाएगा। सेव करके चेक कर लेते हैं। तो अब देखें, अब हेलो की जो ऊपर से जो पैडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा है इस वक्त, लेफ़्ट से बहुत कम है। लेफ़्ट से हमने 5 पिक्सल दी है तो बहुत ही कम है। उसके बाद नीचे से आ जाएगी। अब ये आप लोगों को समझने के लिए यहाँ पर आना पड़ेगा। ये देखें ये पैडिंग है, टॉप से 100 आ जाएगी, इस साइड आप लोगों की 50 पैडिंग हो जाएगी और नीचे से 10 हो जाएगी और लेफ़्ट से जो है वो 5 हो जाएगी। तो इसको मैं जूम आउट करके और यहाँ पर कर्सर रख लेता हूँ, तो देखें पैडिंग इस तरह से शो होगी आप लोगों को। तो देखें ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, राइट से देखें तो थोड़ा कम हो गया, नीचे देखें तो बॉटम पे देखें तो थोड़ा उससे भी कम हो गया, और लेफ़्ट पे देखें तो बिल्कुल ही जो है वो कम पैडिंग दी हुई है हमने 5 पिक्सल। तो अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये सिर्फ H1 के एलिमेंट पे नहीं बल्कि हर एलिमेंट पे जो आप लोग वेब पेज के ऊपर एलिमेंट यूज़ करते हैं उस एलिमेंट पे आप लोग इसी तरीके से आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। अब मैं एक और चीज़ यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। अब जैसे मार्जिन हम लोगों ने 100 पिक्सल दी थी, इसको अगर मैं 0 पिक्सल करके सेव कर लूँ तो आप लोग देखें ये बिल्कुल कॉर्नर पे आ गया है। अब अगर हम माइनस में वैल्यू दे दें, अगर इसको मैं -100 पिक्सल करके देखूँ तो क्या होता है, ये देखें ये बिल्कुल जो है वो अंदर वाली साइड चला गया, बेक हो गया है। इसका जो स्पेस है वो आगे तो नहीं आया बल्कि ये खुद जो है वो बेक हो गया है। अगर इसको हम 100 रखें तो आप देखें इस बॉक्स के और इस बॉक्स के दरमियान 100 का गैप है। लेकिन अगर इसको मैं माइनस कर लूँ तो क्या हो जाएगा, ये उसके ऊपर चला जाएगा, या फिर यूँ कह लेंगे ये इसके पीछे चला जाएगा। इस तरह से आप लोग माइनस का वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर सपोज़ यही चीज़ मैं यहाँ पर नीचे पैराग्राफ वाले एलिमेंट के अंदर अगर यूज़ करूँ CSS, तो देखते हैं क्या होता है। अब इसको सेव कर लेते हैं। देखें अगर इसको मैं अब माइनस कर दूँ, -100 पिक्सल करके सेव कर लूँ, तो अब क्या हुआ, अब ये ऊपर से भी जो है वो पीछे चला गया और लेफ़्ट से भी जो है वो पीछे चला गया। तो यहाँ पर मैं अगर एक काम करूँ, फॉर सपोज़ मार्जिन के बजाय मैं यहाँ पर मार्जिन टॉप लगा दूँ और यहाँ पर मैं -100 के बजाय मैं -200 करके सेव कर लूँ, तो अब देखें अब क्या हुआ, अब ये टॉप से जो है वो इसके ऊपर आ जाएगा, पीछे ऊपर वाले बॉक्स के ऊपर आ जाएगा। अगर प्लस में देते तो क्या होता, इसके और इसके दरमियान स्पेस बढ़ जाता। तो इस तरह भाई आप लोग माइनस का वैल्यू भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी जगहों पे यूज़ हो रही होती हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है इसको किस तरह से यूज़ करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये बॉक्स मॉडल तो फ़िलहाल क्लियर हो चुका होगा कि बॉक्स मॉडल क्या है और उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और उन पे काम कर सकते हैं। अब ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स पे नहीं बल्कि जो भी एलिमेंट्स आप लोग यूज़ करते हैं अपने HTML के अंदर या वेब पेज के ऊपर, उसके लिए आप लोग ये प्रॉपर्टीज़ सारी यूज़ कर सकते हैं और इसी तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे एक डिव का एलिमेंट भी आता है, डिव के अंदर भी आप लोग इसी तरह प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर सकते हैं। या टेबल जो हमने पढ़ा हुआ है, टेबल के अंदर भी आप लोग इसी तरह से मार्जिन दे रहे होते हैं, पैडिंग यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर आप लोग माइनस में मार्जिन दे रहे होते हैं। तो अभी जो हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं यही वाली प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे और वो हम टेबल में ही करेंगे। तो आप लोगों को टेबल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना भी आ जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और जो मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट दिखाया था उसको हम अब क्रिएट करेंगे। तो ये वो प्रोजेक्ट है जिसको हम अभी क्रिएट करेंगे, जो हमने अभी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं वो प्रॉपर्टीज़ यूज़ करते हुए। तो उसके लिए हम VS कोड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपनी फ़ाइल क्रिएट कर ली है HTML की। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हम टेबल के अंदर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर टेबल क्रिएट कर लेंगे, सीक्वेंस के साथ चलेंगे। टेबल का टैग लगा लिया, उसके अंदर हम फ़िलहाल एक ही रो बनाएंगे, TR का टैग लगा लेंगे और उस TR के टैग के अंदर हम 2 सेल बना देंगे। अब सेल के लिए हम TD लगाते हैं, एक सेल ये हो गया, एक सेल में इसके नीचे यहाँ पर एक और TD लगा देता हूँ, तो ये एक दूसरा सेल भी यहाँ पर बन जाएगा।
अब जब भी हम टेबल पे काम करते हैं तो उसको हम बॉर्डर लगा लेते हैं ताकि काम करने में आसानी हो जाए। बॉर्डर के साथ हमें रेफरेंस मिल जाता है, सेल्स का पता चल जाता है, तो काम करने में आसानी हो जाती है। तो इसको मैं ओपन करके भी देख लेता हूँ कि किस तरह नज़र आ रहा है। ये देखें, ये छोटा सा आप लोगों को यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जूम करने पे नज़र आ रहे हैं। तो इसको मैं अगर पहले से ही विड्थ असाइन कर लूँ टेबल को और सेल्स को भी असाइन कर लूँ, तो यहाँ पर अगर मैं टेबल में आकर यहाँ पर इसको विड्थ दे दूँ, विड्थ इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर मैं इसको फ़िलहाल फॉर सपोज इसको 800 पिक्सल विड्थ दे के देख लेते हैं। और ऐसे यहाँ पर हाइट भी मेंशन कर देते हैं, इसकी हाइट हम कर देते हैं 600 पिक्सल करके चेक कर लेते हैं फ़िलहाल, और चलते हैं वेब पेज पे। तो देखें इस तरह से ये कुछ दिखेगा हमें। तो देखें, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि विड्थ लगाने का एक और तरीका भी होता है। हम अगर चाहते हैं कि पूरे वेब पेज के ऊपर विड्थ आ जाए इसकी, यानी लेफ़्ट से यहाँ से स्टार्ट हो टेबल यहाँ तक आ जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, विड्थ के अंदर ये जो वैल्यू दिया है हमने, इसको हम अगर 100% कर लेंगे तो क्या होगा, 100% मीन्स पूरी विड्थ घेर लेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि जो दो सेल्स हमने बनाए हैं, ये एक सेल यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया, दूसरा सेल यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। तो अब कुछ CSS की प्रॉपर्टीज़ लगा लेते हैं, यहीं पर लगा लेते हैं इसको। स्टाइल में मैं यहाँ पर ही टैग स्टाइल का लगा लेता हूँ, इंटरनल CSS लगा लेता हूँ। आप चाहें तो आप एक्सटर्नल CSS भी लगा सकते हैं यहाँ पे। मैं फ़िलहाल इसको यहीं पर आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक ID बना लेता हूँ और उसमें लगा लेता हूँ बैकग्राउंड इमेज, बैक इमेज इसका मैं नाम दे देता हूँ ID का। अभी बैकग्राउंड इमेज लगानी है हमें, तो उसी की हम यहाँ पर एक ID बना लेते हैं और इसके अंदर एक मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा। अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग सीख लें बैकग्राउंड इमेज किस तरह लगाते हैं। जिस तरह हम बैकग्राउंड कलर लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए हमें लिखना होता है बैकग्राउंड डैश कलर, उसी तरीके से हम लिखेंगे यहाँ पर बैकग्राउंड डैश इमेज, और उसके अंदर आप लोगों ने वही इमेज लगानी है जो इसी फोल्डर में आप लोगों के पास पड़ी हो। अब हमें यहाँ पर 3 तस्वीरों की ज़रूरत पड़ेगी। मैं यहाँ पर आप लोगों को साथ साथ दिखा भी देता हूँ। अब ये जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूँ, ये फ़ोल्डर यहाँ पर ओपन है, इसका नाम लेक्चर 15 है। इस फोल्डर के अंदर 2 फाइलें बनी हुई हैं। ये फ़ाइल HTML की है जिसके अंदर मैं अभी ये काम कर रहा हूँ, और उसके अंदर ही यहाँ पर 3 तस्वीरें भी पड़ी हैं JPG फॉर्मेट में, आप लोगों को नज़र आ रही होंगी यहाँ पर। तो अगर मैं इन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ओपन भी हो जाएंगी। देखें, एक ये तस्वीर है, दूसरी ये तस्वीर है, और उसके बाद तीसरी तस्वीर जो है वो इस तरह से ये वाली तस्वीर है। ये 3 पिक्चर्स हमें रिक्वायर्ड होंगी इस प्रोजेक्ट के लिए। मैं ये तीनों तस्वीरें अपनी वीडियो के नीचे यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूँगा गूगल ड्राइव की, वहाँ से आप लोग ये डाउनलोड भी कर सकते हैं JPG फॉर्मेट में। और वो तस्वीरें फिर आप लोगों को उसी फोल्डर में जाकर रखनी है जहाँ पर आप लोगों की HTML फ़ाइल बनी हुई है। तो ये तस्वीर मैं फ़िलहाल यहाँ पर बंद कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं ये वाली तस्वीर लगा लूँगा वॉल वाली। तो उसके लिए अच्छा, यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज तो हमने लिख लिया, उसके बाद कॉलन लगा दिया, उसके बाद हमें लिखना है URL, और ब्रैकेट के अंदर हमें लिखना है उस तस्वीर का नाम जो भी हम लगाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लगाना चाह रहे हैं wall.jpg। इस तरह आप लोगों ने नाम के साथ एक्सटेंशन भी इसकी लिख लेनी है और सेव कर लेना है। तो अब अगर मैं ये वाली ID इस टेबल के अंदर, टेबल के एलिमेंट के अंदर यहाँ पर असाइन कर लूँ, ID इक्वल्स टू डबल कोटेशन के अंदर मैं इसका नाम लिख लेता हूँ ID का बैक डैश इमेज, और सेव कर लेते हैं और वेब पेज के ऊपर चेक कर लेते हैं। तो देखें इस तरह से कुछ नज़र आ रही है। अब ये हुआ क्या है, ये टेबल के एलिमेंट के अंदर क्योंकि मैंने ID लगाई है, तो टेबल के अंदर इसका बैकग्राउंड अप्लाई हो चुका है इस इमेज का। अब बैकग्राउंड तो अप्लाई हो चुका है, लेकिन साइज़ जो है हमारी इमेज की कुछ बड़ी है टेबल के हिसाब से। तो मैं चाहता हूँ कि टेबल जो है वो हमारी पूरी इस वेब पेज के ऊपर ही आए और ये इमेज भी इस वेब पेज के ऊपर ही आए, हमें नीचे स्क्रॉल डाउन ना करना पड़े। तो मैं कोशिश करूँगा कि जितनी हाइट हमारे वेब पेज की है उतनी हाइट मैं इस इमेज की भी रखूँ और टेबल की भी रखूँ। तो उसके लिए मैं अगर यहाँ पर टेबल की हाइट जो है वो 600 के बजाय 700 अगर करके चेक कर लूँ, तो देखें अब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर अगर इसको 700 के बजाय 650 कर लूँ और सेव करके चेक करें, तो देखें अब स्क्रॉल मुझे नहीं करना पड़ रहा। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, ये जो पीछे तस्वीर है इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँगा, इसकी हाइट में यहाँ पर। अच्छा, अब बैकग्राउंड में जब भी हम इमेज लगाते हैं तो उसकी साइज़ सेट करने के लिए हमें उसके नीचे एक और प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी बैकग्राउंड साइज़ की। ये देखें इस तरह से आप लोगों को लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड डैश साइज़, और उसके बाद कॉलन। कॉलन के बाद साइज़ लगाने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ वैल्यूज़ होती हैं। अब कुछ वैल्यूज़ तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आ रही होंगी। एक होता है ऑटो कंटेन कवर। अब ये तीनों वैल्यूज़ हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगानी होती हैं। फ़िलहाल हमें यहाँ पर ये तीनों वैल्यूज़ यूज़ नहीं करनी है, हमें इन तीनों की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप लोग लगा के देखना चाहें तो लगा के देख भी सकते हैं कि क्या फ़र्क है। ऑटो में कुछ इस तरह दिखेगी, अगर यहाँ पर लिखें कंटेन तो कंटेन में कुछ इस तरह दिखेगी। ये देखें
कंटेंट में क्या होगा, टेबल के अंदर पूरी तस्वीर आ जाएगी और जो हिस्सा बच जाएगा वो उसके अंदर फिर यही तस्वीर दोबारा रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि रिपीट ना हो तो उसके लिए एक और प्रॉपर्टी भी यूज़ होती है, वो होती है बैकग्राउंड रिपीट की प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड रिपीट में आप लोगों ने लिखना होता है नो रिपीट। नो रिपीट लिखेंगे तो ये तस्वीर जो है वो रिपीट नहीं होगी और यहाँ से आपका जो सेल होगा वो खाली ही रहेगा। तो फ़िलहाल हमें ये कंटेंट भी यूज़ नहीं करना, ये वैल्यू भी यूज़ नहीं करनी। यहाँ पर हम जो वैल्यूज़ यूज़ करेंगे वो, अब एक और तरीका जो होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम यहाँ पर इस तरह जैसे हमने टेबल में वैल्यूज़ दे रखी हैं, पिक्सेल्स में हम यहाँ पर वैल्यू लगा सकते हैं। जो हमें यहाँ पर दो वैल्यूज़ देनी पड़ेंगी। जो फर्स्ट वैल्यू होगा वो होगा विड्थ का वैल्यू और जो सेकेंड वैल्यू होगा वो होगा हाइट का वैल्यू। अब हम कोशिश करेंगे जितने वैल्यूज़ हमने टेबल को दे रखे हैं उतने ही वैल्यू हम बैकग्राउंड इमेज को देंगे, ताकि हमारा बैकग्राउंड इमेज जो है वो पूरा टेबल की साइज़ के अंदर ही आ जाए। और सपोज़ मैं यहाँ पर 1000 पिक्सल कर लेता हूँ। अब देखें अगर ये विड्थ हमारी टेबल से कम हो गई तो भी ये क्या होगा, ये तस्वीर जो है वो रिपीट होगी। देखें यहाँ तक 1000 पिक्सल हो गया, उसके बाद जो स्पेस बचता है उसमें ये तस्वीर यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गई। अगर आप गौर से देखें तो ये देखें ये तस्वीर यहाँ पर ख़त्म हो रही है, उसके बाद यही तस्वीर यहाँ से रिपीट हो रही है। हमने क्या करना है, हमने उतनी ही इमेज रखनी है जितना कि ये टेबल हो। या तो आप टेबल की भी विड्थ उतनी कर लेंगे जितना इमेज का विड्थ है। तो यहाँ पर अगर मैं 1000 पिक्सल करके सेव कर लूँ और चेक कर लेते हैं तो देखें टेबल की भी विड्थ अब उतनी हो गई है और जो बैकग्राउंड इमेज है उसकी भी विड्थ उतनी हो गई है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी 1000 से मैं इसको 1200 कर लेता हूँ और इसकी भी मैं 1200 पिक्सल कर लेता हूँ, ताकि थोड़ा सा विड्थ इसका इंक्रीज़ हो जाए इस तरह से। अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो दो सेल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, एक सेल ये वाला है, दूसरा सेल ये वाला है टेबल का। इस सेल के अंदर मैं एक तस्वीर लगाऊंगा और इस सेल के अंदर मैं दूसरी पिक्चर लेकर आ जाऊंगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, टीडी के अंदर चला जाऊँगा, इसके अंदर मैं इमेज का टैग लगा लूँगा और यहाँ पर ये अल्ट को मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ। हम सिर्फ यहाँ पर सोर्स का वैल्यू लगा देते हैं। अब सोर्स के वैल्यू के अंदर मुझे कौन सी तस्वीर देनी है, यहाँ पर लेफ़्ट पे मुझे जो तस्वीर देनी है उसका नाम है nature2। तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा nature2.jpg। तो इस तरह से ये तस्वीर जो है आ जाएगी। उसके बाद सेकंड सेल के अंदर भी मैं इसी तरह से इमेज का टैग लगाऊंगा और src के अंदर में यहाँ पर जो हमें तस्वीर लगानी है उसका नाम है nature.jpg। तो यहाँ पर ये हटा देते हैं, अल्ट इसको फ़िलहाल हटा देते हैं और इसको सेव करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखें तस्वीरें तो दोनों आ गई हैं, लेकिन इनकी साइज़ जो है वो हमने सेट नहीं की है। तो जिस तरह हम इमेज के टैग के अंदर ही विड्थ मेंशन करते हैं तो साइज़ सेट हो जाती है। तो सेकंड सेल के अंदर जो हमारा इमेज है उसकी अगर मैं विड्थ यहाँ पर कर दूँ 100 पिक्सल कर लेता हूँ यहाँ पर, तो देखें ये जो सेकंड इमेज है इतना साइज़ इसका ठीक है। जो यहाँ पर लेफ़्ट में इमेज आप लोगों को नज़र आ रहा है इसका भी जो इस वक्त साइज़ है इतना ही साइज़ मैं चाहता हूँ कि रखूँ। अगर आप लोग कम ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग कर सकते हैं, जैसे हमने इसकी साइज़ कम ज़्यादा की है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि ये वाला जो सेल है ये थोड़ा बड़ा हो गया है, जबकि ये वाला सेल जो है छोटा हो गया है। तो मैं दोनों सेल्स की अगर चाहता हूँ कि विड्थ सेम रहे, या फिर मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट सेल है उसकी विड्थ जो है वो यहाँ तक आए सिर्फ, तो जो फर्स्ट सेल है इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर टीडी के सेल के अंदर जाकर मैं यहाँ पर विड्थ मेंशन कर सकता हूँ इसकी। तो विड्थ अगर मैं इसकी लिख लूँ, यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं 600 पिक्सल करके देख लेते हैं और चेक करते हैं। तो देखें ये कॉलम जो है, ये जो सेल है आपका वो यहाँ तक आ गया है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फर्स्ट सेल है ये इस गुलदान के यहाँ तक आए, जहाँ तक गुलदान से थोड़ा सा पहले यहाँ तक ये फर्स्ट सेल है हमारा, ताकि ये वाली जो इमेज है इसको मैं थोड़ा आगे पीछे कर सकूँ यहाँ पर। तो उसके लिए मैं यहाँ पर आकर इसका वैल्यू थोड़ा बढ़ा देता हूँ, 600 के बजाय मैं यहाँ पर कर लेता हूँ 900 पिक्सल और चेक कर लेते हैं। तो इतनी विड्थ जो है वो इस सेल की काफ़ी है। अब मैं क्या करूँगा, अब हम यूज़ करेंगे मार्जिन की प्रॉपर्टी इन दोनों पिक्चर्स को अपनी पोजीशंस पर लेकर आने के लिए। तो अब जैसे हमने मार्जिन की प्रॉपर्टी पढ़ी है, मार्जिन के लिए अगर लेफ़्ट से मुझे मार्जिन देना, अब इस तस्वीर को मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा लेफ़्ट से इधर हो जाए, राइट साइड पे आ जाए और नीचे से थोड़ा ऊपर हो जाए। तो अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यूज़ दे दूँ, एक लेफ़्ट मार्जिन दे दूँ और एक मार्जिन बॉटम दे दूँ, दोनों साइडों से मैं इनके कुछ वैल्यूज़ दे दूँ, तो क्या होगा, तस्वीर जो है वो मेरी रिक्वायर्ड पोजीशन पर आ जाएगी। तो आ जाते हैं, ये दोनों वैल्यूज़ देकर देख लेते हैं यहाँ पर। अब इसके लिए मैं यहाँ पर CSS के अलग से यहाँ पर सिलेक्टर बना लेता हूँ और ID बना लेता हूँ यहाँ पर। और जो इस तस्वीर का नाम है nature2 नाम है पहली तस्वीर का, तो वही नाम मैं अगर यहाँ पर दे दूँ, ID का नाम दे दूँ और इसके अंदर मैं प्रॉपर्टीज़ लगा लूँ। तो सबसे पहले तो मैं मार्जिन लेफ़्ट की प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। अब यहाँ पर हम ट्राई करके देखेंगे वैल्यूज़, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी वैल्यू पे हमें रिक्वायर्ड पोजीशन मिल जाएगी, तो हम ट्रायल एंड एरर से चेक करते रहेंगे यहाँ पर। तो मार्जिन लेफ़्ट की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर 200 पिक्सल दे दूँ और मार्जिन बॉटम की वैल्यू मैं यहाँ पर कोई भी दे देता हूँ, यहाँ पर फ़िलहाल वो भी 200 पिक्सल करके चेक कर लेते हैं।
अब चेक करने से पहले एक और काम भी तो करना है। हमने ये जो आईडी बनाई है, ये आईडी हमें अप्लाई किस में करनी है, उसमें चले जाएंगे तो हमें ये आईडी अप्लाई करनी है इमेज पे, क्योंकि हम इमेज को मार्जिन देना चाह रहे हैं। तो इमेज के टैग के अंदर आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आईडी इक्वल्स टू, जिस तरह हम आईडी लगाते हैं डबल कोटेशन के अंदर, इस आईडी का मैं लिख लूँगा नाम यहाँ पर, और इसका नाम है नेचर 2 लिख के सेव करके अब जब चेक करेंगे तो देखें ये इमेज जो है वो तकरीबन मेरे रिक्वायर्ड पोजीशन पर आ चुकी है। नीचे से भी मैंने मार्जिन दिया है इसको तो थोड़ा ऊपर भी हो गई है, और लेफ़्ट से भी मैंने मार्जिन दिया है तो लेफ़्ट से इतना स्पेस आ गया जितना हमने मार्जिन दिया है इसको। तो यहाँ पर ये जो मार्जिन आ रहा है, ये आ रहा है सेल के ये बॉर्डर लाइन से, यहाँ से मार्जिन आ रहा है इसको। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, सेकंड वाली जो इमेज है हमारी, इसी को भी हमने क्या करना है, लेफ़्ट से थोड़ा इधर करना है राइट पे, तो एक लेफ़्ट मार्जिन लगेगा, और थोड़ा ऊपर करने के लिए मैं बॉटम से मार्जिन दे दूँगा ताकि बॉटम से भी थोड़ा ऊपर हो जाए। तो अब इसके लिए मैं एक अलग आईडी बना लेता हूँ यहाँ पर ऊपर। इसी को अगर मैं कॉपी पेस्ट कर लूँ यहाँ पर नीचे, और इसका नाम जो है वो मैं खाली नेचर कर लूँ, जो इस तस्वीर का नाम है वही नाम यहाँ पर आईडी का दे देते हैं। यहाँ पर लिखूँगा आईडी इक्वल्स टू, डबल कोटेशन के अंदर मैं लिखूँगा इस आईडी का नाम। सेव करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखें अब कुछ ज़्यादा ही स्पेस आ गया है, तो मैं यहाँ पर 200 पिक्सल के बजाय यहाँ पर 100 पिक्सल करके चेक कर लेता हूँ। तो अब देखें लेफ़्ट से तो इतना स्पेस ठीक है, लेकिन ये गुलदान के ऊपर नज़र आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर लूँगा, थोड़ा ज़्यादा ऊपर कर लेता हूँ। तो बॉटम की जो मैंने मार्जिन लगाई है इसको मैं अगर 300 पिक्सल करके चेक कर लूँ, अब देखें अब ये हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन पर आ चुकी है। अब अगर इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लें, जो गुलदस्ता है ये भी हमें क्लियर नज़र आए, ऐसा ना हो कि बॉर्डर इसके ऊपर आ जाए, तो इसको मैं थोड़ा सा 300 के बजाय यहाँ पर कर लेता हूँ 320 पिक्सल्स, और सेव कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पर कुछ और CSS की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये बताएं मुझे कि ये जो मार्जिन की प्रॉपर्टीज़ हमने अभी पढ़ी हैं और यहाँ पर यूज़ करी हैं, कि ये आप लोगों को समझ आई हैं कि नहीं आई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब मैं इन दोनों तस्वीरों के ऊपर बॉर्डर लगाना चाह रहा हूँ और शेडो देना चाह रहा हूँ, तो इनकी जो मैंने आईडी बनाई है, सिलेक्टर बनाया है, इसके अंदर आकर मैं ये प्रॉपर्टीज़ लगा लूँ। सबसे पहले तो मैं बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ कर लेता हूँ। अब बॉर्डर की प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है, हमें सबसे पहले देना होता है वैल्यू, जो कि मेंशन करता है बॉर्डर की थिकनेस को। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी बॉर्डर का टाइप देना है, सॉलिड दें तो सॉलिड दे सकते हैं। उसके बाद उसका कलर लगा लेना है यहाँ पर, तो इसका मैं कलर कर लेता हूँ ब्लैक। चेक कर लेंगे तो देखें ब्लैक जो है वो इतना, जितनी हमने थिकनेस दी है उतना इसको फ्रेम आ गया, बॉर्डर आ गया। अब इस बॉर्डर की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ा देते हैं ताकि अच्छे से हमें देखें, इसकी 5 पिक्सल कर लेते हैं तो देखें कुछ अब बेहतर नज़र आ रहा है। अब अगर इसको जूम करके देखें तो ये जो बॉर्डर है ये बिल्कुल सॉलिड लाइन जिस तरह होती है इस तरह नज़र आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ कि बॉर्डर के भी कुछ टाइप्स होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने सॉलिड लिखा हुआ है, तो सॉलिड के अलावा कुछ और भी टाइप्स होते हैं। अब जैसे मैं आप लोगों को ऑलरेडी कह चुका हूँ कि प्रॉपर्टीज़ आप लोग इंटरनेट से एक्सप्लोर करें, ब्राउजिंग की आदत डालें अपने अंदर। तो अगर आप बॉर्डर टाइप सर्च करेंगे इंटरनेट पे, बॉर्डर टाइप्स इन CSS, तो आप लोगों को पूरी लिस्ट आ जाएगी। इसी तरह से सॉलिड के बजाय अगर मैं यहाँ पर डैश्ड कर दूँ तो ये जो बॉर्डर लाइन है ये डैश हो जाएगी, ये देखें इस तरह से। लेकिन यहाँ पर जो सूटेबल टाइप है बॉर्डर का वो मैं यूज़ करूँगा रिज। अब रिज क्या है, रिज एक 3D बॉर्डर स्टाइल है। इसको सेव करके चेक करेंगे तो समझ आएगी आपको। अब अगर आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करके चेक करें तो देखें एक 3D टाइप आप लोगों को लुक दे रहा है, यानी जिस तरह ओरिजिनल फ्रेम होता है आप लोगों को कुछ इस तरह नज़र आ रहा होगा। अगर इसकी हम विड्थ बढ़ा दें, इसकी थिकनेस 5 पिक्सल की जगह अगर 8 पिक्सल कर दूँ तो बॉर्डर जो है, फ्रेम जो है थोड़ा क्लियर नज़र आएगा। देखें इस तरह से अब आपको 3D फ्रेम, 3D की जो है वो फीलिंग देगा। तो यही चीज़ मैं यहाँ से करूँगा कॉपी, और दूसरी जो इमेज है हमारी उसके सिलेक्टर के अंदर आके मैं ये कर लूँगा पेस्ट और सेव कर लूँगा। तो बॉर्डर तो दोनों तस्वीरों को लग चुका है। देखें इस तरह से कुछ आप लोगों को बॉर्डर नज़र आएगा तस्वीरों का। इसको अगर आप थोड़ा कम करना चाहें, इसकी विड्थ, बॉर्डर की थिकनेस कम करना चाहें, क्योंकि ये तस्वीर छोटी है, तो इसके बॉर्डर की वैल्यू आप 5 पिक्सल भी कर सकते हैं। क्योंकि तस्वीर ही छोटी है तो बॉर्डर का साइज़ भी थोड़ा कम कर लें तो बेहतर है। अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एक और चीज़, जो कि है एक और प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं बॉक्स शेडो। मेरी जो पहली वीडियो थी CSS की, उसमें मैंने आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था कि बॉक्स शेडो होता क्या है। अब बॉक्स शेडो में हमें 4 वैल्यूज़ देनी होती हैं। सबसे पहले तो हमें 3 वैल्यूज़ जो होती हैं वो हमें पिक्सल में देनी होती हैं। तो फॉर सपोज मैं यहाँ पर 10 पिक्सल दे दूँ 3 वैल्यूज़, और उसके बाद जो हमें वैल्यू देनी होती है वो होती है कलर की वैल्यू। जो चौथा वैल्यू होता है उसमें हम कलर मेंशन करते हैं इस तरह से।
तो अब इसको सेव करके अगर चेक कर लेंगे तो ज़्यादा आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस तरह से। तो पहली दो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं एक्स और वाई प्रॉपर्टी, यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। पहले हॉरिजॉन्टल की वैल्यू आती है, उसके बाद वर्टिकल वैल्यू आती है शेडो की। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल क्या है, अब अगर यहाँ पर आकर आप लोग देखें तो देखें इस साइड आप लोगों को शेडो नज़र आ रहा है और एक नीचे से शेडो नज़र आ रहा है। टॉप से और लेफ़्ट से आप लोगों को कोई शेडो नज़र नहीं आ रहा। अब इन वैल्यूज़ का मतलब ये होता है, पहली वैल्यू का मतलब ये होता है कि राइट साइड कितना आप इस शेडो को बढ़ाना चाह रहे हैं, वो वैल्यू होता है पहला, और उसके बाद ये जो नीचे आप कितना शेडो को बढ़ाना चाह रहे हैं वो होता है सेकंड वैल्यू। तो यहाँ पर वैल्यू लगा के आप लोग चेक भी कर सकते हैं। सिर्फ अगर मैं ये वाला वैल्यू इंक्रीज़ कर लूँ तो क्या होगा, जो राइट साइड यानी हॉरिजॉन्टल वाला जो वैल्यू होगा, देखें इस साइड शेडो जो है वो बढ़ चुका है अभी। इसी तरह अगर आप सेकंड वैल्यू बढ़ाएंगे तो नीचे जो है वो शेडो जो है वो नीचे हो जाएगा, नीचे वाला वैल्यू बढ़ जाएगा इसका। तो यहाँ पर फ़िलहाल मैं वैल्यूज़ नहीं बढ़ाऊँगा क्योंकि मुझे वैल्यूज़ यहाँ पर कम ही रखनी है। उसके बाद ये जो तीसरा वैल्यू है ये क्या रिप्रेजेंट करता है भाई, इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि ये जो पीछे आप लोगों का शेडो है इसको कितना आपको सॉफ्ट करना है। अगर मैं यहाँ पर ज़ीरो करके दिखाऊँ आप लोगों को, 0 पिक्सल करके चेक करें, तो अब जो शेडो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ज़रा नोट कीजिएगा, ये बिल्कुल सॉलिड हो चुका है, बिल्कुल जैसे स्ट्रॉन्ग एक नहीं होता शेप होता है रेक्टेंगुलर, इस तरह से नज़र आ रहा है आप लोगों को। जब हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो उतना वो सॉफ्ट होता जाता है, ब्लर होता जाता है। अगर आप लोगों को यहाँ पर 10 पिक्सल दे के या फिर यहाँ पर 20 पिक्सल दे के चेक कराऊँ तो देखें सॉफ्ट हो गया, ब्लर हो गया, सॉफ्ट हो गया। जितना आप ज़्यादा बढ़ाएंगे वैल्यू उतना ये सॉफ्ट होता जाएगा और हल्का नज़र आएगा आप लोगों को। तो ये थे 3 वैल्यूज़, आप लोगों को समझ आ गए होंगे। चौथा वैल्यू तो आप लोग पहले से ही समझ चुके हैं, ये कलर का वैल्यू है। तो यहाँ पर मैं जो वैल्यू रखूँगा इसको मैं कर लेता हूँ 0 पिक्सल, और जो बॉटम वाला जो शेडो है इसको मैं कर लेता हूँ 5 पिक्सल्स, और जो तीसरा वैल्यू है इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 15 पिक्सल्स। तो अब कम वैल्यू सिर्फ इसलिए दिए हैं ताकि तस्वीर जो है थोड़ा रियल दिखे। ज़्यादा शेडो हमें नहीं देना, कम ही लगाना है, क्योंकि तस्वीर जो है वो दीवार के साथ चिपकी हुई होती है तो ज़्यादा इसका शेडो नहीं बनता। अब इसी तरह से मैं ये वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ से कॉपी करके और नेक्स्ट इमेज जो सेकंड इमेज है उसके ऊपर मैं यहाँ पर लगा के पेस्ट करके और सेव कर लूँगा। तो देखें अब दोनों तस्वीरें हमारी बन चुकी हैं। यहाँ पर एक चीज़ सिर्फ रह गई है, ये जो हमने बॉर्डर दिया था टेबल को, ये हमें रिमूव करना है। उसके लिए आएंगे हम यहाँ पर, सिर्फ बॉर्डर की प्रॉपर्टी हटा देंगे और सेव कर लेंगे, और यहाँ पर अगर चेक कर लेंगे तो देखें जो रिक्वायर्ड हमारा प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब आप लोगों ने सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसकी प्रैक्टिस के लिए ये तीनों तस्वीरें मैं यहाँ पर अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी लिंक डाल दूँगा गूगल ड्राइव की, वहाँ से आप लोग ये तीनों पिक्चर्स डाउनलोड कर सकते हैं। और उसकी प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और आप लोगों के लिए चीज़ रखी हुई है जो कि है आप लोगों की असाइनमेंट। अब असाइनमेंट ये आप लोगों के सामने है। अब ये है पाकिस्तान स्क्वाड फॉर ICC वर्ल्ड कप 2023 जो कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है। तो ये आप लोगों को बनाना है टेबल के अंदर। इसी तरह से यही प्रॉपर्टीज़ आप लोगों की यूज़ होंगी, इसमें मार्जिन की प्रॉपर्टी भी यूज़ होगी, और बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने सारी प्रॉपर्टीज़ सीखी हुई हैं। अब राउंड किस तरह करना है, राउंड करने के लिए भी मैंने आप लोगों को बताया था। उसके अलावा यहाँ पर नई चीज़ कोई भी नहीं है, बाकी सारी चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं। बस हाँ आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा जहन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई नई चीज़ आप करते हैं, असाइनमेंट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो उसके लिए सिर्फ आपको माइंड यूज़ करना पड़ता है। बाकी सारी चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं। बाकी आप लोगों को टेबल का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। टेबल का कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों का अभी तक कंप्लीट क्लियर नहीं है तो अभी रिसेंटली मैंने पीरियडिक टेबल की वीडियो अपलोड की है, अगर आप लोग वो देखेंगे तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज़ टेबल के लिए मैंने सबसे पहले शुरू में टेबल की जो वीडियो बनाई थी वो देख लेंगे तो आप लोगों का अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोगों ने वही प्रॉपर्टीज़ कॉल स्पैन, रो स्पैन भी यूज़ करनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को हिंट्स भी दे दी हैं, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये अच्छे से बनाकर मुझे चेक करवा लेंगे। ये ईमेल एड्रेस आप लोगों को शो हो रहा होगा यहाँ पर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।